उसे तरक्की मिले इसलिए वह अपनी इच्छा को भी त्याग देती है। मेहमानों के सामने आने के लिए उसे डर और शर्म महसूस होती है, लेकिन फिर भी केवल अपनी बेटे की इच्छा और उसकी तरक्की के लिए वह सारी इच्छाओं को अपने त्याग देती है। तो यहाँ कहाँ कहाँ पर उसका त्याग दिखाई देता है, कैसे पढ़ाने के लिए उसने अपने सारे जेवर बेचे हैं। तो शुरू से लेकर आखिरी तक कहानी में जहाँ उसका त्याग हमें दिखाई देता है, वो उन प्रसंगों को इस प्रश्न के उत्तर में लिखना है। अगला प्रश्न है, श्यामनाथ का चरित्र चित्रण कीजिए। श्यामनाथ चीफ की दावत इस कहानी का नायक है। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें आता है श्यामनाथ कहानी का नायक। उसके बाद दूसरा पॉइंट आएगा श्यामनाथ एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति, किस प्रकार नौकरी के लिए वो अपनी नौकरी में तरक्की पाने के लिए क्या क्या कोशिश कर रहा है, चीफ की दावत किस लिए रखी गई है। उसके बाद किस तरह से घर को सजावट वह करता है, अलग अलग तरह से अपने चीफ को रुझाने के लिए क्या क्या कर रहा है। तो ऐसे सारे प्रसंगों से उसके व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताएं आपको नज़र आती हैं, एक एक पॉइंट बनाकर आप लिखेंगे, उसका विश्लेषण इसमें करेंगे। अगला प्रश्न है, श्यामनाथ की माँ का चरित्र चित्रण कीजिए। यहाँ पर मैंने इस प्रश्न के उत्तर में जितने पॉइंट आ सकते हैं, मुद्दे आ सकते हैं, वो यहाँ पर दिए हैं। फिर आप एक एक मुद्दे का या एक एक बिंदु का विश्लेषण कहानी के आधार पर कर सकते हैं। श्यामनाथ का चरित्र चित्रण करते समय भी आपको इसी तरह के जो उसके व्यक्तित्व की विशेषताएं हैं अलग अलग बिंदुओं में लिखना है और बाद में उसका विश्लेषण कहानी के आधार पर करना है। श्यामनाथ की माँ एक शांत स्त्री है, कैसे घर में परिवार में वो बहुत शांत रहती हैं, तो वो भी इस प्रश्न के उत्तर में इस पॉइंट में इस बिंदु में आपको बताना है कि वह किस तरह से शांत रहती है। उसके बाद दूसरा बिंदु है धार्मिक स्त्री। तो कहाँ कहाँ वो बहुत ज़्यादा धार्मिक है यह दिखाई देता है। पूजा पाठ में अक्सर लगी रहती है, हाथ में अक्सर उसके जो जप की माला रहती है और वो जप करते हुए बैठती है। तो इससे स्पष्ट होता है कि वो धार्मिक स्त्री है और बहुत शुद्ध शाकाहारी है, मांसाहार करना उसे स्वीकार नहीं है। धार्मिक होने की ये विशेषताएं हैं। उसके बाद तीसरी विशेषता उसके व्यक्तित्व की है, वात्सल्य की मूर्ति है, यानी अपने बेटे के प्रति जो वात्सल्य भावना, ममत्व की भावना उसके मन में है, उसके लिए वो क्या क्या कर रही है वो भी यहाँ पर कहानी के प्रसंग के माध्यम से बताना है, कहाँ कहाँ उसकी वात्सल्य की भावना दिखाई देती है। उसके बाद चौथी विशेषता है कि एक अनपढ़ स्त्री है। श्यामनाथ की माँ एक अनपढ़ स्त्री है, जहाँ बेटा और बहू अंग्रेजी में बातचीत करते हैं घर में, उसके सामने वो समझ नहीं पाती है और अनपढ़ है, इसीलिए चीफ या जो मेहमान आए हैं उनसे बात करने के लिए भी वो बहुत डरी हुई रहती है, मिलना नहीं चाहती पढ़े लिखे लोगों से। उसके बाद पांचवी विशेषता है शाकाहारी है, शुद्ध शाकाहारी। परिवार में जब चीफ की दावत में मांसाहार किया जा रहा है तो वह उस दिन कैसे भूखे ही सो जाती है। जिस दिन परिवार में मांसाहारी भोजन बनता है तब तक वह खाना ही नहीं खाती है, किसी तरह से कोई मिलावट वह अपने भोजन में नहीं चाहती है, इसलिए वह शाकाहारी होने से मांसाहार के दिन भूखे सो जाती है। अगली विशेषता है पारंपरिक स्त्री। पारंपरिक स्त्रियां किस प्रकार का उनका रहन सहन रहता है, भाषा रहती है, तो उसी तरह श्यामनाथ की माँ की भाषा ग्रामीण भाषा है, रहन सहन पोशाक भी उनका एक पारंपरिक गांव की स्त्री के समान ही है। यह भी कहानी में जो विश्लेषण आया है, वर्णन आया है घटनाओं के माध्यम से, प्रसंगों के माध्यम से, वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। अगला बिंदु है अपनी इच्छाओं का त्याग करने वाली। कौन कौन सी इच्छाएं उसकी थी, कहाँ कहाँ उसने वो त्याग किया, वो यहाँ पर आपको स्पष्ट करना है। परिवार के प्रति समर्पण का भाव,
श्यामनाथ की माँ के मन में परिवार के प्रति समर्पण का भाव कैसे है, अपने बेटे और बहू की खुशी के लिए वह क्या क्या कर रही है, ये सब यहाँ पर लिखना है। इसी तरह किसी भी कहानी के नायक, मुख्य पात्र या कैरेक्टर पर चरित्र चित्रण कीजिए या चरित्र की विशेषताएं बताइए, इस प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है। तो उसमें आपको इसी तरह कौन कौन सी खास बातें उस पात्र की उस कहानी में नज़र आती हैं, ऐसे पॉइंट्स कहानी पढ़ते समय ही अलग आपने जो लिख लिए हैं या लिखे नहीं हैं तो अभी लिख दीजिए या सोचिए कि ये का पात्र कहानी में आया है, आपने कहानी पढ़ी है तो कौन कौन सी खास बातें उस कैरेक्टर की, उस चरित्र की हमें दिखाई देती हैं, उसे उसके ऐसे पॉइंट्स बनाइए और फिर आप आसानी से उसके उत्तर में, पॉइंट के विश्लेषण में, कहानी के घटना में, कौन सी घटना में, कौन से प्रसंग में उसकी ये विशेषता नज़र आती है, उसका विश्लेषण आप बड़ी आसानी से कर पाएंगे। और जब आप इस तरह पॉइंट बनाकर उत्तर लिखते हैं तो परीक्षक को भी पता चलता है कि आपने पढ़ाई कितनी गंभीरता से की है। और कभी कभी प्रश्न का उत्तर आप समय के अभाव में लिख नहीं पाते, लेकिन आपने पॉइंट लिख दिए हैं, शुरू में ही प्रस्तावना लिखेंगे प्रश्न के उत्तर में और बाद में इस तरह पॉइंट लिखेंगे, तो एक आध दो पॉइंट का आप विश्लेषण कर भी नहीं पाए तो परीक्षक को पता है कि आपको समय कम पड़ चुका है, आपने इतने पॉइंट्स निकाले हैं, मतलब आपको इसका विश्लेषण करना आता ही है। तो इसका ये भी एक फ़ायदा है। और प्रश्न का उत्तर याद रखने के लिए भी जब आप पॉइंट्स याद रखते हो तो उसका जितना चाहे विस्तार आप कर सकते हो। एक पॉइंट का कम से कम 1 या 2 पैराग्राफ में जब आप विश्लेषण करते हो तो उत्तर भी आपका बड़ा बन जाता है। और 10 अंक के लिए 3 से 4 पेज का उत्तर आपका लिखा जाना अपेक्षित है। आप कम से कम 3 पेज तो उसका उत्तर आसानी से लिख पाएंगे, इस तरह से यदि आप पॉइंट बना लेते हो तो। अगला प्रश्न है, चीफ की दावत कहानी की कथा वस्तु लिखिए या चीफ की दावत कहानी का सारांश लिखिए, इस तरह का भी प्रश्न पूछा जाता है तो भी आप कथा वस्तु ही लिखते हैं एक प्रकार से। और कथा वस्तु कैसे लिखनी है आपको बता दिया है। उस कहानी की संक्षेप में ही आपको शॉर्ट में स्टोरी ही तो लिखनी है, उसे ही कथा वस्तु कहते हैं। अगला प्रश्न है, माँ के प्रति चीफ के व्यवहार को बताइए। श्यामनाथ की माँ के प्रति श्यामनाथ का व्यवहार आपने एक प्रश्न के उत्तर में लिखा है या आप जानते हैं, कहानी को पढ़ा है। अब आपको यहाँ बताना है कि चीफ का व्यवहार कैसे था। जो प्रमुख अतिथि थे, चीफ थे, पार्टी में आए हुए जिनके लिए दावत रखी थी, उनका श्यामनाथ की माँ के साथ व्यवहार किस प्रकार रहा है, इसके लिए भी आप पॉइंट्स बनाकर लिख सकते हैं कि माँ का वह सम्मान करते हैं, आदर करते हैं और उनके साथ थोड़ी सी मित्रता बनाने की, सहज बनाने की कोशिश करते हैं। उनके अलग अलग कला के प्रति चीफ के मन में किस प्रकार की भावना है। उसके बाद ग्रामीण महिला के प्रति एक जो आदर सम्मान होना चाहिए वो चीफ के मन में किस प्रकार है। माँ के पोशाक, रहन सहन, बोली आदि सभी का कैसे वह आदर करते हैं, ये कहानी के प्रसंगों के आधार पर आपको लिखना है। चीफ की दावत कहानी का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए या प्रासंगिकता स्पष्ट कीजिए। अब देखिए, कहानी का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए, इसमें आपने पंच परमेश्वर कहानी का उद्देश्य जैसे मैंने बताया कि क्या लिखना है, उसी तरह चीफ की दावत इस कहानी में क्या उद्देश्य है लेखक का, भीष्म साहनी का, कि इस कहानी के माध्यम से महानगरीय बदलते हुए जीवन को व्यक्त करना एक उद्देश्य है। दूसरा, महत्वाकांक्षी बेटे के कारण माँ को या परिवार के बुजुर्ग लोगों को किस प्रकार से पीड़ा पहुँचती है, दुख मिलता है, तो इस प्रकार का व्यवहार नहीं होना चाहिए। अत्यधिक महत्वाकांक्षा, केवल उसमें आपको पैसा मिल सकता है, समाधान या आनंद नहीं मिल सकता, इसे व्यक्त करना इस कहानी का उद्देश्य है। उसके बाद यदि
प्रश्न पूछा जाता है कि कहानी की प्रासंगिकता स्पष्ट कीजिए। प्रासंगिकता मतलब जो कहानी में प्रसंग बताए हैं वो आज के जीवन में ये घटनाएं, ये प्रसंग किस प्रकार हमारे आसपास आज भी नज़र आते हैं। इसलिए कहानी में जो कुछ बताया है वह आज भी कैसे प्रासंगिक है, आज भी कैसे आसपास हमारे जीवित है, नज़र आता है, वो उसे स्पष्ट करना है। महत्वाकांक्षी श्यामनाथ जैसे कई युवक आज कितने महत्वाकांक्षी बन चुके हैं अपने करियर को लेकर, अपनी नौकरी को लेकर, अपनी तरक्की के लिए वह क्या कुछ अपने जीवन में परिवर्तन कर रहे हैं और किस प्रकार एक रेस में दौड़ रहे हैं। इस बात को उत्तर में लिखना है, विश्लेषण करना है। यही इस कहानी की प्रासंगिकता है। किसी भी कहानी पर आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि जैसे सरहद के इस पार, इस कहानी की प्रासंगिकता को स्पष्ट कीजिए, तो उसमें आई हुई घटनाएं, जो कुछ प्रसंग आए हैं उसमें, वह आज के जीवन में भी हमारे आसपास कैसे नज़र आते हैं और क्या कुछ परिणाम होता है इसका, जिस तरह कहानी में उसके परिणाम बताए हैं। इसे आज के समय से जोड़ते हुए आपको स्पष्ट करना है कि ये वास्तविक रूप से आज भी कहाँ कहाँ ये सारी चीज़ें या किस प्रकार नज़र आती है। उर्फ सैम कहानी के आधार पर अप्रवासी भारतीय की मनोभावना अथवा समस्या को स्पष्ट कीजिए। उर्फ सैम इस कहानी में सावन प्रताप अर्थात उर्फ सैम, सावन प्रताप को ही सैम कहते हैं, इसलिए उर्फ सैम कहा गया है। यही कहानी का शीर्षक है और इस कहानी में सावन प्रताप के माध्यम से ही जो अप्रवासी भारतीय हैं, यानी भारतीय व्यक्ति जो किसी देश में, विदेश में बस चुका है और कभी कभार साल में एक आध बार जो भारत आता है, तो ऐसे अप्रवासी भारतीय की मनोभावना क्या क्या है, यानी जिस देश में वो रहता है उस देश के प्रति वो क्या सोच रहा है, अपने देश के प्रति क्या सोच रहा है, वहाँ की संस्कृति, यहाँ की संस्कृति, इसको लेकर उसके मन में कैसे विवाद चल रहा है, किस प्रकार वह वहाँ अपने आप को स्थापित करने की कोशिश कर रहा है, वहीं दूसरी ओर अपने देश से वह दूर हो रहा है, अपने लोगों से दूर हो रहा है। इन सारे चीज़ों का वर्णन, इन सारे भावनाओं का वर्णन सावन प्रताप के माध्यम से लेखक ने किस प्रकार व्यक्त किया है और कौन सी समस्याएं इनके सामने आती हैं जब विदेश में जाकर कोई बस जाता है, किस तरह वह अपने जड़ों से, अपने देश से दूर हो जाता है। इन सारी चीज़ों का वर्णन सावन प्रताप के माध्यम से इस कहानी में किया है। तो एक अप्रवासी भारतीय की मनोभावना को यहाँ व्यक्त किया है और ये कौन कौन सी समस्याएं या किस प्रकार का जीवन वह जी रहा है, वह कहानी के प्रसंगों के उदाहरण के साथ आपको उत्तर में लिखना है। सावन प्रताप का चरित्र चित्रण कीजिए। तो यहाँ पर भी आपको सावन प्रताप के व्यक्तित्व की 8-10 विशेषताएं निकालनी है, लिखनी है और उसके बाद कहानी में कौन कौन से प्रसंग में वह विशेषताएं वो नज़र आती है। सबसे पहली चरित्र चित्रण में आपको लिखना है विशेषता सबसे पहली कि सावन प्रताप ये कहानी का नायक है। और दूसरी विशेषता कि वह अमेरिका में बस चुका है। फिर भारत के प्रति, अपने देश के प्रति कौन सी भावना है, विदेशी संस्कृति के प्रति वह क्या सोच रहा है, इसको लेकर आप पॉइंट्स बनाइए अपने अपने और उसका विश्लेषण कीजिए। उर्फ सैम कहानी की कथा वस्तु लिखिए। फिर से कथा वस्तु को लेकर प्रश्न आपको अपने शब्दों में शॉर्टकट में कहानी ही लिखनी है। अपनी जड़ों से जुड़ने की बात सावन प्रताप के माध्यम से स्पष्ट कीजिए। अपनी जड़ों से जुड़ना यानी अपनी भूमि, जहाँ जो मातृभूमि है सावन प्रताप की, भारत देश, और जिस शहर में, जिस गांव में उसका जन्म हुआ है, वहाँ पर अपना कुछ हो, अपना मकान, ज़मीन कुछ तो हो जिसके लिए वह वहाँ पर जाए और जाकर वहाँ अंत में वहीं बस जाए। ये जड़ें उसकी, जो जहाँ से वो पैदा हुआ है वहाँ जाकर बसने की बात लेखक किस प्रकार सावन प्रताप के माध्यम से
कहानी में बता रहे हैं। बार बार वह अपने मिट्टी को या अपने देश को कैसे याद कर रहा है, क्यों याद कर रहा है, क्यों उसे अपनी जड़ों से जुड़ना महत्वपूर्ण लगता है। विदेश में जिस संस्कृति में उसने अपना जीवन कई सालों तक बिताया है, लेकिन फिर भी वह उसे पूरी तरह से कैसे अपना नहीं पाता। और मूलतः मनुष्य जहाँ पैदा हुआ है, जहाँ पर उसने अपना बचपन बिताया है, उसे ही वह कैसे जुड़ना चाहता है, यह प्रसंगों के साथ बताना है, उदाहरण देते हुए कहानी के। उर्फ सैम कहानी के माध्यम से भारतीय और विदेशी संस्कृति को स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर कई उदाहरण कहानी में दिए हैं कि कैसे विदेशी लोग अलग अलग रिसर्च अनुसंधान पर भरोसा करते हैं, अपनी बुद्धि कम लगाते हैं और वैज्ञानिकों द्वारा बताए गए खोज पर ही वह अपने जीवन के कई निर्णय लेते हैं। तो यहाँ पर माँ के दूध की बात की चर्चा की है कि भारतीय लोग कैसे अपने बच्चों को पालते हैं, विदेशी लोग कैसे अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करते हैं। तो इन दोनों जगहों पर, दोनों संस्कृति में क्या अंतर है, कहाँ कहाँ कौन कौन सी घटनाओं के माध्यम से यह अंतर दिखाई देता है, तो इसका विश्लेषण आपको करना है। यहाँ सरहद के इस पार कहानी की कथा वस्तु लिखिए। यहाँ कहानी की सीधे सीधे आपको समरी लिखनी है, कथा वस्तु लिखनी है। रेहान का चरित्र चित्रण कीजिए। सरहद के इस पार इस कहानी का यह नायक है। रेहान एक 22-23 साल का युवक है, ये एक विशेषता हो गई इसकी। और अगली विशेषता आप बता सकते हैं कि बहुत बुद्धिमान है, पढ़ाई में बहुत तेज है, कहाँ तक उसकी शिक्षा हुई है, या फिर पॉइंट्स बना सकते हैं कि आप उच्च शिक्षित है, यानी एमए हो चुका है, पीएचडी करने वाला वह युवक है। उसके बाद जाति भेद न मानने वाला, किसी भी तरह से अलग अलग जाति के लोगों के साथ उसकी मित्रता है। उसके बाद अलग अलग विशेषता जब आप उसके चरित्र की बताओगे तो उसमें आपको एक मुद्दा ये भी लिखना है कि अपनी मातृभूमि के प्रति सच्चा लगाव रखने वाला। ऐसे कई मुद्दे उसके व्यक्तित्व के निकलते हैं। तो यहाँ चरित्र चित्रण में ऐसे 8-10 पॉइंट आपको लेने हैं और फिर कहानी के माध्यम से यहाँ पर कहानी के कौन कौन से प्रसंग में उसकी वो विशेषता नज़र आती है वो लिखना है। सरहद की इस पार कहानी के आधार पर जातिगत भेदभाव को स्पष्ट कीजिए। अलग अलग जातियों के, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अलग अलग जाति के अंतर्गत आने वाला जो भेदभाव है, इसमें मुस्लिम में जो जातिगत भेदभाव है, यानी सैयद और शेख एक ही जाति में दो अलग अलग उपजातियां जिसे कह सकते हैं आप, उसमें कैसे मनमुटाव है या अपने आप को श्रेष्ठ मानने की भावना, जिसमें सैयद को श्रेष्ठ समझा जाता है और शेख को उससे थोड़ा सा निम्न। तो इस भेदभाव को रेहान और उसकी प्रेमिका सुरैया के माध्यम से कैसे व्यक्त किया है, और इस भेदभाव के कारण इन दोनों का विवाह भी नहीं हो पाता, और किस प्रकार रेहान एक बुद्धिमान युवक किस तरह से एक पागल युवक के रूप में समाज में सामने आ जाता है समाज के, और उसकी अंतिम परिणति या अंतिम स्थिति क्या हो जाती है, किस प्रकार उसकी हत्या करवाई जाती है, ये कहानी के प्रसंग के साथ आपको बताना है। नर हो न निराश करो मन को, कविता का प्रतिपाद्य अथवा उद्देश्य अथवा आशय अथवा सारांश अपने शब्दों में लिखिए। यहाँ देखिए 4 प्रश्न अलग अलग बन पड़ते हैं, लेकिन सभी का उत्तर एक ही आता है। पूरी तरह से इस नर हो न निराश करो कविता में कवि मैथिली शरण गुप्त ने मनुष्य को जीवन में हर हालत में निराश न होते हुए आगे बढ़ते रहने के लिए कैसे क्या क्या करने को कहा है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये बताया है। तो यही इसका प्रतिपाद्य है, यही इस कविता का उद्देश्य है। और
आशय और सारांश मतलब उस कविता में जो जो चीज़ें बताई है वो सारी चीज़ों को आपको यहाँ पर अपने शब्दों में विश्लेषण करते हुए बताना है। अगला प्रश्न है, मनुष्य का मन निराश न हो इसलिए कभी नहीं, यहाँ पर कवि चाहिए था। मनुष्य का मन निराश न हो इसलिए कवि ने कौन कौन से उपाय बताए हैं। तो कवि क्या चाहता है, कौन कौन से उपाय कवि ने बताए हैं। जो कविता का विश्लेषण आपने ऊपर के प्रश्न में लिखा है वही यहाँ पर आ जाता है, उसी को घुमा फिरा कर पूछा है, क्योंकि पूरी कविता ही इसी उद्देश्य को लेकर है कि निराश न हो इसलिए आपको क्या क्या करना चाहिए वही तो कवि ने बताया है। यही चीज़ इसी का विश्लेषण आपको यहाँ करना है। तो इस तरह आप लिख सकते हैं कि किस तरह कवि ने अलग अलग उदाहरणों के माध्यम से बताया है कि मनुष्य को हर हालत में निराश नहीं होना चाहिए और आगे बढ़ते हुए अपना जीवन बिताना चाहिए। अगला प्रश्न है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का परिचय दीजिए। कवि परिचय को लेकर 5 अंक के लिए प्रश्न पूछा जा सकता है। टिप्पणी लिखिए या फिर जो पहला प्रश्न आपका है ना, लघुत्तरी उत्तर लिखिए, तो उसमें 5 अंक के लिए किसी भी कवि का परिचय पूछा जा सकता है, या कहानी के जो कहानीकार हैं, प्रेमचंद है, भीष्म साहनी है, तो ऐसे नासिरा शर्मा है, तो उनका परिचय भी आपको पूछा जा सकता है। तो परिचय में क्या लिखना है आपको, एक तो परिचय में 2 मुख्य चीज़ें होती हैं, साहित्यकार का जीवन परिचय और दूसरा होता है उनका साहित्यिक परिचय। जीवन परिचय में आप लिखोगे उनका जन्म कहाँ पर हुआ, कब हुआ, बचपन कहाँ पर बिताया, उनकी शिक्षा दीक्षा कहाँ तक हुई है, कौन कौन सी भाषाओं का ज्ञान है, उन्होंने कितनी पढ़ाई की, कौन सी नौकरी करते हैं, वगैरह वगैरह, ये जीवन परिचय में आता है। मृत्यु कब हुई, कहाँ हुई। और साहित्यिक परिचय में क्या लिखना होता है, तो उन्होंने हिंदी साहित्य में कविता या कहानी लिखना, साहित्य लेखन करना कब से शुरू किया, फिर उनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं, यदि उन्होंने कविताएं लिखी है तो उनके काव्य संग्रह कौन कौन से हैं। आप 1-2 काव्य संग्रहों के नाम बता सकते हैं जितने याद रहते हैं आपको। उसके बाद कहानी संग्रह यदि उन्होंने लिखे हैं, नाटक, उपन्यास, जो कुछ उन्होंने लिखा है तो यहाँ पर आप उसे स्पष्ट करेंगे, और साथ ही आखिरी में बताएंगे कि उनके साहित्य की क्या विशेषताएं हैं। मध्यवर्गीय जीवन का चित्रण किया है या महानगरीय जीवन का चित्रण किया है, या अपनी कविता में सहज सरल हिंदी भाषा में कविताएं लिखते हुए अलग अलग विषयों पर कविताएं लिखी है, क्या क्या खास बातें हैं उनके साहित्य की, उसके कुछ 5-6 पॉइंट आपको 5-6 वाक्य में आपको लिखना है कि किस प्रकार, यानी एक एक वाक्य में एक एक विशेषता बता सकते हैं। जो कुछ आपको याद है कवि परिचय को लेकर वो सब यहाँ पर लिखना है। तो 5 अंक के लिए कम से कम 1.5 पेज का उत्तर आपका होना ही चाहिए। अगला प्रश्न है, हम ले चलेंगे कविता में अभिव्यक्त व्यंग्य स्पष्ट कीजिए। राजनेता लोग कैसे आश्वासन देते हैं मंच से आपको, हम आपको आगे ले चलेंगे, तरक्की के राह पर चलेंगे, हम आपके लिए ये करेंगे, वो करेंगे, और अंत में जब वो जीत कर किसी कुर्सी को, किसी पद को प्राप्त कर लेते हैं तो जनता को भूल जाते हैं, मंच से दिए हुए घोषणाओं को सब कुछ भूल जाते हैं, और समस्या समाज की जैसे कि वैसे रहती है, और अंत में लोगों को अपनी समस्याओं को खुद ही सुलझाना पड़ता है। तो ये व्यंग्य है, नेताओं पर किया गया राजनीतिक व्यंग्य इसका कविता में आया है, और आज के नेताओं से या राजनीति से जोड़ते हुए आपको कविता का विश्लेषण करना है। यह व्यंग्यात्मक ढंग से वो कैसे बता रहे हैं कि हम ले चलेंगे, लेकिन वो कहीं नहीं ले चलते, नेता लोग खुद ही चले जाते हैं जहाँ उनको जाना होता है, जितना आगे उनको बढ़ना होता है। तो इस प्रकार इस कविता का
कविता पर जो प्रश्न पूछा जा रहा है उसका विश्लेषण आपको करते हुए उत्तर लिखना है। हम ले चलेंगे कविता का आशय स्पष्ट कीजिए। वहीं जो ऊपर व्यंग बताया है, पूरी कविता में व्यंग ही आया है, उपहास उड़ाते हुए एक तरह से नेताओं का दोष बताने की कोशिश की है। तो कविता के आशय में आपको कविता में जो जो चीज़ें बताई हैं उसका विश्लेषण करना है। अगला है गीत फरोश कविता के आधार पर कवि के मन की पीड़ा को व्यक्त कीजिए। गीत फरोश कविता, गीत फरोश इस शीर्षक का अर्थ ही है गीत बेचना या गीत बेचने वाला। तो कवि का सबसे बड़ा दुख यह है कि कविता उनको बेचनी पड़ी। क्यों बेचनी पड़ी? तो उनकी मजबूरी थी, परिस्थिति से हार कर लाचार, उन्होंने कविता में कहा भी है कि परिस्थिति से हार कर आर्थिक परिस्थिति या आर्थिक कमजोरी के कारण उन्हें कविताओं को बेचना पड़ा। और किसी भी कवि को अपनी कविता बेचनी पड़े या किसी से पैसे लेकर उनकी इच्छा अनुसार अपनी कविता को लिखना पड़े, तो ये सबसे बड़ी मजबूरी होती है। कवि अपनी मर्जी से अपने स्वानुभूति के लिए कविता लिखता है, अपने अनुभवों को व्यक्त करता है। जब उसके मन में कोई भाव उमड़ पड़ता है वो कविता में व्यक्त करता है, तो उस पर किसी का बंधन नहीं होता है। मन से सहज अभिव्यक्त वो शब्द होते हैं। लेकिन किसी कवि को अपनी मर्जी से नहीं तो किसी और की मर्जी से ज़बरदस्ती कविता लिखनी पड़ती है, क्योंकि उन्होंने पैसे लिए हैं उनसे। तो ये सबसे बड़ा दुख होता है, अपनी कलम को बेचने का दुख। तो ये कविता के माध्यम से कवि ने कैसे बताया है, इसका विश्लेषण यहाँ करना है। गीत फरोश कविता का आशय अथवा मूल संवेदना स्पष्ट कीजिए में भी उत्तर वही आ जाता है। जो बीत गई सो बात गई, इस कविता के माध्यम से कवि हमें क्या संदेश देना चाहता है। कवि ने अलग अलग उदाहरण दिए हैं, सितारे का, प्याले का या मिट्टी के उस प्याले का, मदिरा का, बगीचे का, फूलों का, कलियों का। इन सारे उदाहरणों के माध्यम से कवि हमें हर हाल में परिस्थिति से लड़ते हुए आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं। और यदि आपके जीवन में कुछ दुखद घटनाएं हो चुकी हैं, कोई अपना बीत चुका है, छूट चुका है, तो उसे भूलने में ही समझदारी है, क्योंकि जो बीत गया वो दोबारा लौट कर तो नहीं आ सकता। इसलिए कैसे आगे बढ़ना है, ये कविता में किन किन उदाहरणों के माध्यम से कवि ने समझाया है, इसको यहाँ पर आपको लिखना है। कविता का आशय स्पष्ट करो में भी वही उत्तर आ जाता है। कौन कौन से उदाहरण के माध्यम से कवि ने बीती हुई बातों को भूल जाने के लिए समझाया है, तो आपको एक एक उदाहरण का विश्लेषण यहाँ करना है कि सितारों का, आसमान के सितारों का उदाहरण देकर कैसे समझाया है, बगीचे के फूलों का उदाहरण देकर कैसे समझाया है। तो सारे उदाहरण यहाँ पर आपको कविता में जो बताया है, यानी एक तरह से कविता का विश्लेषण ही आ जाता है। कवि हरिवंश राय बच्चन का परिचय दीजिए, ये 5 अंक के लिए प्रश्न पूछा जा सकता है। बाकी सारे प्रश्न 10 अंक के उत्तर के हिसाब से मैं बता रही हूँ। और यदि 5 अंक के लिए भी कथा वस्तु पूछी जाए आपको, तो बस उत्तर को थोड़ा सा छोटा करना है और वही बात लिखनी है। कहानी की कथा वस्तु आप लंबी चौड़ी भी बता सकते हैं और छोटी भी बता सकते हैं। किसी चरित्र को लेकर भी चरित्र चित्रण कीजिए। सावन प्रताप, 5 अंक के लिए चरित्र चित्रण पूछा जाए तो बस उत्तर बड़ा नहीं करना है, थोड़ा सा छोटा करना है, लेकिन वही सारी चीज़ें आ ही जाती है। ब्लॉग लेखन का अर्थ बताकर स्वरूप स्पष्ट कीजिए। व्यावहारिक हिंदी के अंतर्गत आपको जो ब्लॉग लेखन है उस पर आपको ब्लॉग लेखन का अर्थ भी है, स्वरूप भी है। तो सिर्फ अर्थ पूछा जाए तो 5 अंक के लिए, या सिर्फ स्वरूप पूछा जाए ब्लॉग लेखन का तो 5 अंक के लिए 1.5 पेज का उत्तर सफिशिएंट हो जाता है। लेकिन अर्थ बताकर स्वरूप स्पष्ट कीजिए, तो 2 चीज़ें यहाँ पर पूछी है, तो उत्तर निश्चित ही बड़ा बन जाता है। ब्लॉग लेखन का महत्व अथवा उसके उपयोगिता स्पष्ट कीजिए। क्या क्या फ़ायदे हैं, तो कई सारे फ़ायदे हैं ब्लॉग लेखन के।
इस विषय पर मैंने यूट्यूब चैनल पर अपने वीडियो डाले हुए हैं जिसमें नोट्स भी हैं, आप उसे फॉलो कीजिए, देखिए, वही उत्तर आप लिख सकते हैं। समाचार पत्र के विज्ञापन की विशेषताएं कौन कौन सी हैं, इस पर भी एक वीडियो दिया है। 8-10 विशेषताएं समाचार पत्र की उसमें बताई है, उन्हीं विशेषताओं को लेकर विश्लेषण करना है, जहां उस वीडियो में विश्लेषण के साथ आपको समझाया गया है। आकाशवाणी के विज्ञापन की विशेषताएं लिखिए, इस पर भी वीडियो दिया गया है। दूरदर्शन के विज्ञापन की विशेषताएं स्पष्ट कीजिए। तो आकाशवाणी के विज्ञापन की विशेषता और दूरदर्शन के विज्ञापन की विशेषताएं लगभग समान हैं, केवल 1-2 पॉइंट का अंतर हो जाता है, क्योंकि आकाशवाणी केवल श्राव्य माध्यम है, कानों से सुनकर आप विज्ञापन को समझते हैं, लेकिन दूरदर्शन यह दृक श्रव्य माध्यम है, तो एक विशेषता अलग बन जाती है। दूरदर्शन यह दृक श्रव्य माध्यम है, यह विशेषता है। तो कैसे उसे देख भी सकते हैं विज्ञापन को और सुन भी सकते हैं, ये विशेषता बताते हुए, यानी आकाशवाणी के विज्ञापन की विशेषता लिखी। इस पर जो वीडियो बना है उसी के पॉइंट्स आप यहाँ लिख सकते हैं, केवल 1-2 पॉइंट इसमें बढ़ेंगे। अभी मैंने बता भी दिया कि ये दृक श्रव्य माध्यम है, यह एक विशेषता आप उसमें जोड़ दीजिए। अपनी जड़ों के प्रति सावन प्रताप सिंह का आकर्षण कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए। उर्फ सैम कहानी पर पूछा गया ये प्रश्न है, कैसे अपने जड़ों के प्रति उसे प्रेम है, और अमेरिकन व्यक्ति को, जो विदेश में रहने वाले लोगों को उसने देखा है, उनको भी अपने जड़ों के प्रति, यानी मनुष्य को अपने मूल रूप से अपनी जड़ों के प्रति, जहाँ पर वो पैदा हुआ है, जहाँ उसने अपना बचपन बिताया है, उसके प्रति लगाव होता है और होना भी चाहिए। वह लगाव उसे कहाँ कहाँ होता है, आकर्षित कर रहा है अपनी जड़ों से जुड़ने के लिए, वह कहानी के प्रसंगों के साथ यहाँ आपको बताना है। सावन प्रताप अपना बुढ़ापा भारत में क्यों बिताना चाहता है, कैसे विदेशी संस्कृति में ओल्ड एज होम में रखा जाता है अमेरिका में बूढ़ों को, और वो इस तरह बूढ़ों के बीच रहकर मरना नहीं चाहता। भारत में किस तरह से परिवार संस्था चलती है, बूढ़े लोग परिवार में इकट्ठा ही रहते हैं, ऐसे किसी वृद्धाश्रम में भेजा नहीं जाता। तो भारतीय संस्कृति में बुढ़ापा बिताना कितना अच्छा है और विदेशी संस्कृति के क्या दोष है, यहाँ आपको वो सब बताना है। भारतीय और अमेरिकन व्यक्ति की कौन सी विशेषताएं उर्फ सैम कहानी में बताई हैं, तो ये भी आपको यहाँ लिखना है कहानी के आधार पर। मैथिली शरण गुप्त के अनुसार मनुष्य को अमरत्व कैसे प्राप्त होता है, यहाँ अमरत्व चाहिए था, अमरत्व कैसे प्राप्त होता है, यानी मनुष्य अमर कैसे बनता है, तो उसके लिए उसे क्या क्या करना पड़ेगा या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, जो कविता में उन्होंने कहा है, नरहो न निराश करो मन को। तो अमरत्व प्राप्त करने के लिए ही पूरी कविता में कवि ने अलग अलग उदाहरणों के माध्यम से बताया है कि आपको जीवन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, जिससे आपको अमरत्व प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, आखिरी प्रश्न है, भीष्म साहनी का परिचय दीजिए। चीफ की दावत कहानी के कहानीकार भीष्म साहनी, इनका साहित्यिक परिचय, जीवन परिचय आपको संक्षेप में लिखना है। तो इस प्रकार कुल 45 प्रश्न और उसके उत्तर आपको कैसे लिखने हैं इस वीडियो में बताया है। तो ज़रूर बताइए वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके। जब मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ तो आप कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।